हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट के बारे में, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 38 तक अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 34 को, जो कि हमें बताता है जजमेंट प्रिवेंटिंग कॉग्निजेंस। तो होता क्या है इसमें, कोई भी जो जजमेंट है या ऑर्डर है या जो डिक्री है जो कि लीगली बार करता है, यानी कि रोकता है किसी एक कोर्ट को, किस चीज़ के लिए रोक रहा है कि आप जो किसी केस को उसका संज्ञान नहीं ले सकते या उसके ऊपर जो ट्रायल है वो आप नहीं होल्ड कर सकते, तो वो जो जजमेंट ऑर्डर डिक्री है वो रेलेवेंट माना जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इजीली समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो होता क्या है कि ए एंड बी के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा था, और प्रॉपर्टी है, मान लो एक्स प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है हमारा जो कोर्ट है वाई, उसने एक डिसीजन दे दिया। तो अब सेम मैटर के ऊपर दोबारा से कोई फ्रेश सूट या फ्रेश केस फाइल नहीं किया जा सकता, या अब अगर किया जा रहा है तो जो पहली की डिक्री थी, जो कि वाई कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री पास की गई थी, वो दूसरे कोर्ट को उस केस का संज्ञान लेने से रोकेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस मैटर के ऊपर डिसीजन आ चुका है। तो अब फ्रेश ट्रायल जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 34 के उद्देश्य क्या है, कि ऐसा क्यों होता है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है? तो इससे होता क्या है कि जो मल्टीपल प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोका जाता है, कि ऑलरेडी एक मैटर के ऊपर जो है डिसीजन आ गया है एक कोर्ट का, तो सेम मैटर के ऊपर दोबारा से कोई फ्रेश सूट जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा। एंड दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है कि इससे होता क्या है, इससे जो कोर्ट का जो समय है वो बचता है। एंड तीसरा पॉइंट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कि एक बार जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई भी जो मैटर है वो डिसाइड कर दिया गया है, तो जो दूसरा कोर्ट है उस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा किसी फ्रेश सूट के तहत, कि किसी ने सेम मैटर के ऊपर दोबारा से केस फाइल कर दिया, तो वो मैटर जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही जो है आपका सेक्शन 34 जो है आपको बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 35, जो कि हमें बताता है जजमेंट इन स्टेटस लीगल कैरेक्टर मैटर्स। अब अगर कोर्ट के एक फाइनल जजमेंट से, यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के एक फाइनल जजमेंट से किसी एक पर्सन को लीगल टाइटल जो है वो ग्रांट किया जा रहा है, या कुछ बेनिफिट्स ग्रांट किए जा रहे हैं, या कोई अधिकार ग्रांट किया जा रहा है, या उससे ये जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, या किसी एक पर्सन को एक प्रॉपर्टी के ऊपर एंटाइटलमेंट जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है, तो ये रेलेवेंट होंगे। अब ये रेलेवेंट होंगे लेकिन किस लिए? तो अब कभी भी बाद में किसी और केस के तहत इनके ये जो राइट हैं या जो बेनिफिट्स हैं या जो ये टाइटल है, इनके ऊपर क्वेश्चन उठेगा, या इनका जो लीगल स्टेटस है वो क्वेश्चन में आएगा, तो ये जो जजमेंट है ये रेलेवेंट माना जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये रेलेवेंट तो होगा, एंड यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ होगा। मतलब ऐसे पर्सन के जो टाइटल हैं, बेनिफिट्स हैं, जो राइट्स हैं, उनको किसी और के द्वारा या किसी और एविडेंस के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता, एंड ये ट्रू माने जाएंगे, एंड इनको दोबारा री एग्जामिन नहीं किया जा सकता। इनके जो लीगल स्टेटस हैं एंड इनकी जो ओनरशिप है, जब एक जजमेंट के द्वारा दी गई है तो किसी और दूसरे केस के द्वारा इनको री एग्जामिन नहीं किया जाएगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लो, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कि एक विल के थ्रू, मतलब एक वसीयत के थ्रू, एक पर्सन को एक प्रॉपर्टी का राइटफुल हेयर बना दिया गया है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है उस कोर्ट के द्वारा। तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है सेम प्रॉपर्टी को लेकर, तो जो पहला डिसीजन दिया गया है उस पर्सन के फेवर में, उसको जो नया जो दूसरा कोर्ट है वो रिकग्नाइज करेगा, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पे उस पर्सन की जो ओनरशिप है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 36 जो कि हमें बताता है जजमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। अब अगर कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर या कोई डिक्री जो है वो पास की गई है, लेकिन सेक्शन 35 के अलावा कोई और जजमेंट ऑर्डर या डिक्री पास की गई है जिसका जो नेचर है वो पब्लिक नेचर है, तो वो किसी दूसरे केस के लिए रेलेवेंट तो हो सकती है लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पे वो जो जजमेंट, वो ऑर्डर, वो डिक्री है उसको चैलेंज किया जा सकता है किसी और एविडेंस के द्वारा। जैसे इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ए जो पर्सन है बी पर्सन को ट्रेस पास के लिए जो है उसके ऊपर केस कर रहा है कि ए पर्सन है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ ये जो बी पर्सन है यहाँ से होके गुजर रहा है, ये यहाँ पे इसने रास्ता समझ लिया। अब बी पर्सन कहता है कि भाई मेरे पास तो पब्लिक राइट ऑफ वे है, मुझे तो यहाँ पे जाने का अधिकार है, मैं तो जा सकता हूँ। अब ऐसा है क्यों कि बी पर्सन के पास यहाँ पे पब्लिक राइट ऑफ वे है, क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि कोई पास्ट डिक्री थी, कोई पास्ट जजमेंट था जो कि था ए एंड सी के बीच में, जिस जजमेंट में जो सी पर्सन था उसको पब्लिक राइट ऑफ वे मिला था। मतलब जो सी पर्सन था वो ए पर्सन की जमीन से होके गुजरता था। लेकिन यहाँ अब बात हो रही है ए एंड बी के बीच में। अब केस किसके बीच में चल रहा है, ए स्यू कर रहा है बी को, तो अब ए एंड बी के बीच में बात चल रही है। अब होता क्या है कि ये जो जजमेंट था जो ए एंड सी के बीच में दिया गया था कि सी के पास पब्लिक राइट ऑफ वे है, आने जाने का उसके पास अधिकार है, उस जजमेंट में ऐसा बोला गया था। तो वो जो जजमेंट है वो ए एंड बी के केस के लिए रेलेवेंट तो है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। मतलब इसको किसी और एविडेंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑनरेबल कोर्ट है वो क्या करेंगे कि उस एविडेंस को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेंगे एंड अब अगर उनको लगता है कि पब्लिक राइट ऑफ वे देना चाहिए बी पर्सन को तो दे सकते हैं, एंड नहीं लगता है तो नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 37 जो कि हमें बताता है अदर जजमेंट्स जनरली इररेलेवेंट। अब होता क्या है कि कोई और जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री जो कि सेक्शन 34, 35 एंड 36 में कवर्ड नहीं है तो वो इररेलेवेंट होगी किसी और केस के लिए। लेकिन ये जो लेकिन है ये हर जगह आ ही जाता है, तो यहाँ भी आ गया है ये। तो लेकिन क्या कहता है कि अब अगर वो जो जजमेंट है वो फैक्ट इन इशू में उसका एग्जिस्टेंस आ रहा है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मान लो एक केस किया गया उस जजमेंट, उस ऑर्डर या उस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो जो जजमेंट था वो किस में आ गया, फैक्ट इन इश्यू में आ गया, विवादक तत्वों में आ गया। क्योंकि केस किस लिए, केस है क्या, केस का आधार क्या है कि उस डिग्री को, उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए कोई केस किया गया है। मत तो यहाँ पे वो जो जजमेंट है वो फिर रेलेवेंट होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि अब अगर वो जो जजमेंट है वो इस अधिनियम यानी कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसके किसी और प्रोविजन के तहत रेलेवेंट है, तब उस जजमेंट का जो है उस केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका अगर आप सेक्शन 6 देखोगे तो उसमें ये बताता है मोटिव के बारे में। तो इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कि मान लो जो ए पर्सन थे एंड जो बी पर्सन, ये दो लोग थे, इन दोनों के बीच में पोजीशन ऑफ लैंड को लेकर कोई केस चल रहा था। अब होता क्या है कि यहाँ पे ए जो पर्सन है वो जीत जाता है, उसको उस जगह का, उस जमीन का पोजीशन मिल जाता है। अब इस चक्कर में जो बी का बेटा होता है सी, वो क्या करता है, ए का मर्डर कर देता है। अब ये जो जजमेंट था, जो कि पोजीशन ऑफ लैंड के ऊपर जो जजमेंट आया था ए एंड बी के बीच में, ये रेलेवेंट हो सकता है उस नए केस के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से मोटिव बन रहा है उस क्राइम के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 38 जो कि हमें बता रहा है चैलेंज टू रेलेवेंट जजमेंट। अब अगर किसी एक पार्टी के द्वारा जो कोई एक जजमेंट है उसको सेक्शन 34, 35 या 36 के अंदर प्रूफ कर दिया गया है, लेकिन तब भी जो ऑपोजिट पार्टी है उसको चैलेंज कर सकती है। लेकिन चैलेंज करने के लिए ग्राउंड्स कौन से होने चाहिए?
तो ग्राउंड्स टू चैलेंज क्या क्या होने चाहिए। अब अगर वो जो कोर्ट था जिसने उस मैटर के ऊपर डिसीजन दिया था उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी उस केस को सुनने के लिए, तो यहाँ पे उस जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा, वो जो जजमेंट था वो फ्रॉड के तहत लिया गया था, तब भी जो है ऑपोजिट पार्टी उस जजमेंट को चैलेंज कर सकती है। तीसरा, वो जो जजमेंट था वो ऑब्टेन किया गया था थ्रू कोलिजन, मतलब उनकी कोई आपसी मिली भगत थी, तो ऐसे केस में जो ऑपोजिट पार्टी है वो उस जजमेंट को चैलेंज कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।